डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मुहर। शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए करने को मिली मंजूरी। वहीं ट्रिपल-पी मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ। आजमगढ़ में नवनिर्मित दुग्ध अवशीतन केंद्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा, इससे अन्नदाता और गौपालक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। वहीं सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा सरकार ने आजमगढ़ को बदनाम कर दिया था। प्रतापगढ़ में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सियासी मर्यादा तार-तार। आपस में भिड़े बीजेपी के दो दिग्गज नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा और बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बीच गाली गलौज और तीखी झड़प। एक दूसरे को देख लेने की दी धमकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए का मानदेय दिया जाता था। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति की मुहर लगाई है। एक अन्य प्रस्ताव में छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं और अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही प्रदेश के 52 जनपदों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ट्रिपल-पी मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कैबिनेट ने ट्रिपल-पी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के 52 जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। चौथा प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग का था। इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण हेतु प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में आया था। ये 25 लाख टैबलेट क्रय करने के लिए जो भी अंतिम बिड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर आज मंत्रिपरिषद से सहमति मिल गई है और इसमें इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था बजट में भी की गई थी और इस पिछले वर्ष भी की गई थी, इस वर्ष भी है। अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ में श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादक संस्था के नवनिर्मित दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ के नाम पर लोगों को होटल या धर्मशाला में कमरा तक नहीं मिलता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं बल्कि स्वागत करने वाला है। उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए पूछा कि क्या ये कार्य पूर्व की सरकारें कर पाती जो राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करती थी। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास, सम्मान और आस्था के नए दौर का प्रतीक बताया। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सफाई तक विकास कार्य को सीमित रखने वाली इस पार्टी को आजमगढ़ नहीं दिखाई देता, जो बार बार उसके प्रत्याशी को जिताता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष नीरज तथा उससे जुड़ी 56,000 से अधिक वाहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है और ऐसे ही आत्मनिर्भर परिवार समाज की मजबूत कड़ी बनते हैं। जब ये कड़ियां आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव तैयार होती है और विकसित भारत का सपना साकार होता है। आज ऐसे प्रोड्यूसर मॉडल और महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना अत्यंत आवश्यक है
और इसी प्रेरक परिवर्तन को अपनी आंखों से देखने के लिए मैं आज विशेष रूप से आजमगढ़ आया हूं। आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण भूमि के रूप में आजमगढ़ का अपना महत्व रहा है। याद करिए, वीर कुंवर सिंह ने भी इसी आजमगढ़ की धरती को अपने शौर्य के लोहे से तप्त करते हुए फिरंगियों को भागने के लिए मजबूर किया था। वह धरती आजमगढ़ की ही धरती है और ये हमारा सौभाग्य है। मैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं जुड़ा हूं, मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से मैं आजमगढ़ से जुड़ा रहा हूं और इसीलिए आजमगढ़ के विकास की बात जब आती है तो हम लोगों ने, भले ही आपने मुख्यमंत्री दिए होंगे लेकिन उन लोगों ने आपके यहां काम नहीं किया होगा, लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास के लिए जो कार्य किया वह किसी ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सफलता की नई कहानी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन को साकार करने में विभाग ने न केवल रिकॉर्ड तोड़ राजस्व अर्जित किया है, बल्कि प्रदेश को एथनॉल और निवेश के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। राजधानी लखनऊ में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने वर्ष 2025-26 में कुल 57,722.26 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ये विभाग के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक वार्षिक राजस्व है। पिछले वर्ष 2024-25 के 52,573.07 करोड़ की तुलना में इस बार 5,149.19 करोड़ यानी 9.79% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगामी वर्ष 2026-27 के लिए 71,278 करोड़ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पावर, अल्कोहल, एथनॉल के उत्पादन और निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के मोर्चे पर आबकारी विभाग ने भारी निवेश आकर्षित किया है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न निवेशकों के साथ कुल 40,000 करोड़ रुपए के भी अधिक के समझौते किए गए हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 49,368 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही मंत्री ने जानकारी दी कि 7,747.45 करोड़ के 26 प्रोजेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC के लिए पूरी तैयार है। वो 71,278 करोड़ का लक्ष्य हमें प्रदेश सरकार ने इस वर्ष इस फाइनेंशियल ईयर में दिया है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हुई है। हम कोशिश करेंगे कि जो लक्ष्य हमें दिया गया है उस लक्ष्य के अगेंस्ट हम उसको अचीव करें। इस पे हम लोगों ने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो कितना लक्ष्य हम लोग अचीव कर पाएंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को हम लोग अचीव करें। 70,278 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार में विभाग को मिला है, जिसपे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के 2 दिग्गज नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा और बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के बीच गाली गलौज और तीखी झड़प हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाली गलौज करते हुए एक दूसरे को नेता के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां दोनों नेताओं के समर्थकों में तीखी झड़प भी हुई। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सियासी मर्यादा तार तार हो गई। एक दूसरे नेता को देख लेने की धमकी दी गई है। दरअसल प्रतापगढ़ के दलीपपुर में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और पूर्व विधायक धीरज ओझा के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। इस घटना के बाद दोनों नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों दिग्गज नेता सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हैं। इसके पहले भी पूर्व मंत्री के बेटे और पूर्व विधायक धीरज ओझा के बीच
हूटर बजाने को लेकर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके समर्थकों पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। इस पूरे विवाद के बाद भाजपा के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हमने जब तकरार की जानकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव से लेनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया और बताया कि पूर्व मंत्री का कार्यक्रम दलीपुर में लगा था और पूर्व विधायक का गृह है, उनको भी वही रहना था। सवाल अब ये उठता है, ऐसे अगर दोनों नेताओं की तकरार हो जाए तो छवि किसकी खराब होगी। हालांकि जिलाध्यक्ष ने भी गोलमोल जवाब दिया। सभी की निगाहें पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो पार्टी का ये आप भी कराते, 2 मंडल ले लेते, 2 मंडल हमको ले लेते, पार्टी 2 मंडल आप ले लेते, 2 हम करा देते। इसका तब भी आप नहीं करा। दूसरी बात जो है, गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। ये केवल हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है रानीगंज में, मैं लोकप्रिय हो गया हूँ। पूर्व विधायक जी ने जानबूझकर जिला संचालक, जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी, वो जाके मंच पे बैठ गए। पूर्व विधायक जी कुर्सी जबरदस्ती, जहां पे मंत्री जी को बैठता था उद्घाटनकर्ता के रूप में, जाके वो कुर्सी पे बैठ गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर विधानसभा के सभी मंडलों में 24 घंटे का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अब तकरार तो बहुत बार नहीं हुई, 2 बार तकरार हमारी उनकी हुई है। ये तो आप उन्हीं से पूछिए क्या कारण है। हम राजनीति को एक शुचिता के पैमाने पर करना चाहते हैं। अंबेडकर नगर पहुंचे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सीएम योगी और ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। शौकत अली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सालार, मसूद गाजी और सुहेल देव राजभर का इतिहास ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस में लिखा जाता है। ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस में लिखा गया इतिहास सीएम योगी को पढ़ाया जाता है। सीएम योगी अच्छे आदमी और संत हैं, लेकिन उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। सीएम की भाषा एक वर्ग विशेष को धमकाने वाली है, जो निंदनीय है। शौकत अली ने ओम प्रकाश राजभर को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है कि टेम्पो चलाने वाले ओम प्रकाश राजभर आज कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए भाई, वो में हमारे बड़े भाई हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब हमारे बड़े भैया हैं। वो भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं। वो पहले टेम्पू चलाते थे, दुनिया जानती है, हमने अपनी तकरीरों में भी कहा है। लेकिन हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि आज वो कैबिनेट मंत्री हैं और उनके साथ साथ वो तो कैबिनेट मंत्री ही हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट उनके बच्चों को भी मिल रहा है। उनके आगे पीछे भी पेट्रोल पुलिस चल रही है, पेट्रोलिंग करते हुए उनको भी सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ओम प्रकाश राजभर जी के लिए 100 खून माफ है। भैया कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कानपुर में 4 अप्रैल को आई तेज आंधी, तूफान और बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही, सड़कों पर गिरे पेड़ और होर्डिंग से यातायात बाधित हुआ, जबकि जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इस क्रम में हमारे संवाददाता कुणाल सिंह ने नगर आयुक्त आपूर्ति उपाध्याय से सीधे बात कर किए जा रहे राहत और बहाली कार्य को लेकर जानकारी ली। साथ ही आवारा पशुओं से जनता को होने वाली समस्याओं के संबंध में भी जाना कि किस तरह निगम प्रशासन इस समस्या पर कार्य कर रहा है। शाम को आए हुए तेज तूफान के कारण मानव के जनजीवन जो था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। कानपुर नगर में कई जगह पेड़ों के झुंड भी गिरे थे और पोल भी गिरे हुए थे, जिसको लेकर के कानपुर नगर निगम प्रशासन की और पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया था। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर आयुक्त साहब। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कार्य किया गया और अभी तक शहर में कितना रेस्क्यू किया जा चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से तूफान आया, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जो तेज चली, उससे कई जगह पेड़ भी गिरे हैं और बिजली आपूर्ति भी हुई, उस पर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया और कितनी टीमें अपनी काम कर रही? इसमें देखिए, जो परसों तूफान आया था उसमें करीबन 70 जगहों से हमको पेड़ गिरना और पेड़ गिरने की वजह से जो 2 प्रमुख इश्यूज हुए थे, वो ट्रैफिक के रुकना और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो था वो बाधित हुआ था। तो हमारी तरफ से करीबन 25-30 टीमें जो है वो नगर निगम के उद्यान विभाग से प्लस कुछ प्राइवेट टीम हमने लगाकर उसको क्लियर कराया गया था। और वेस्ट भी जो है अभी थोड़ा साइड में फुटपाथ पर रखा गया था, तो उसको उठाने का कार्य किया जा रहा है। और अभी जो है सभी जगहों पर ट्रैफिक का प्रॉपर संचालन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी पूर्ण हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा कि नगर निगम प्रशासन के द्वारा तत्काल
प्रभाव से रेस्क्यू का कार्य किया गया, जिससे जो मानव जनजीवन था वो इस समय सामान्य रूप से देखा जा रहा है और जहां जहां कमी रह गई उस पर भी निगम प्रशासन कार्य कर रहा है। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अगली खबर, शैक्षिक स्तर स्कूलों द्वारा पुस्तकों के नाम और संस्करण बदलने से अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर एमएल फाउंडेशन ट्रस्ट ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित वर्मा ने बताया कि स्कूल हर साल नई किताबें अनिवार्य कर रहे हैं, जिससे पुरानी पूरी तरह उपयोगी किताबें बेकार हो जाती हैं और अभिभावकों को भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि ये प्रक्रिया न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करती है। ट्रस्ट ने मांग की है कि कम से कम 10 वर्षों तक पाठ्य पुस्तकों के नाम एवं संस्करण एक समान रखे जाएं। साथ ही स्कूलों द्वारा निर्धारित पुस्तक सूची और मूल्यों की जांच के लिए एक निगरानी व्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि अभिभावकों को महंगी निजी प्रकाशकों की बुक किताबें खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। रोहित वर्मा ने बताया कि ये मामला सीधे जनता के आर्थिक हितों से जुड़ा है। उन्होंने जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई और जनहित में आवश्यक आदेश जारी करने की अपील की है। ज्ञापन देने वालों में संस्था के पदाधिकारी शामिल रहे। कुलदीप सिंह यादव, एडवोकेट। हम लोगों ने जो कानपुर जनपद के जितने निजी विद्यालय हैं वो लोग प्रति वर्ष नया प्रकाशन, नया संस्करण लागू कर देते हैं बच्चों पर, तो उसके विरोध में हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया है कि वो पुस्तकें जो आज इस साल लागू की से बेकार हो गई, तो ऐसी प्रकाशन, ऐसे संस्करण को 10 वर्ष तक स्थित किया जाए। उसको सुनिश्चित किया जाए कि 10 वर्ष तक कोई प्रकाशन, कोई किताबें न बदली जाएं, क्योंकि वो किताबें बेकार नहीं होती हैं। वो जो नया बच्चा आएगा वो पढ़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने निजी हित के लिए प्रति वर्ष नई बुकों का संस्करण, नई बुकों का प्रकाशन, नई किताबें लो, नया किताब लो, सब कुछ, और पुरानी किताब बेकार हो जाती है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि माननीय जिलाधिकारी ने निवेदन किया है कि 10 वर्ष तक की जो किताबें हैं 10 वर्ष तक न बदला जाए। अयोध्या के महबूबगंज उप डाकघर में 30 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव, उनकी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और सिपाही अजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक के तहरीर पर दर्ज हुआ ये मुकदमा है। आरोप है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को फर्जी तरीके से मृत दिखाया गया। पीड़ित मोहम्मद सागिर खान, उनके बेटे शमशेर खान और पत्नी केसर जहां ने 11 जनवरी 2025 को 30 लाख के किसान विकास पत्र खरीदे थे। आरोप है कि उप डाकपाल ने तीनों खातों को मृत दिखाकर बंद कर दिया। इसके बाद पूरी रकम नामिनी मुमताज जहां के खाते में ट्रांसफर की गई। मुमताज जहां की जानकारी के बिना 13 मई को 15 लाख रुपए निकाल लिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि उसी दिन सिपाही अजय यादव के खाते में 15 लाख रुपए जमा हुए थे। ये भी सामने आया कि अजय यादव और शिवांशु श्रीवास्तव के बीच करीबी संबंध थे और कुछ रकम आयुषी श्रीवास्तव के खाते में भी ट्रांसफर हुए। मामले में लापरवाही और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने थाना प्रभारी शारदेंदु दुबे और सिपाही अजय यादव को सस्पेंड कर दिया है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। देखिए, यहाँ पर पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई में कुछ दिन पूर्व डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वर्णित किया गया था कि उन्हीं के ही एक वर्तमान कर्मचारी द्वारा उन्हीं के विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उसके फंड के जो पैसा है उसका गबन किया गया है। इस संबंध में जांच एसपी रूरल महोदय को दी गई थी, जिनके द्वारा गहन जांच के उपरांत ये पाया गया कि इस तरह की घटना सत्य हुई है, जिसके आधार पर थाना गोसाईगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में शासन के निर्देशों पर ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सदर एसडीएम केडी शर्मा ने ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान चलाकर 2 ट्रकों को पकड़कर सीज किया है। चेकिंग के दौरान ये ट्रक बिना रॉयल्टी और बिना नंबर प्लेट के परिवहन कर रहे थे। एसडीएम की कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम ने कार्यवाही के लिए पकड़े गए दोनों ट्रकों को सदर कोतवाली के सुपुर्द किया है और खनन कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचित किया है। एसडीएम सदर ने बताया कि अवैध परिवहन और अवैध खनन के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देशों पर बराबर कार्रवाई की जा रही है, जिससे इन लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। भ्रमण में तो 2 ट्रकें मिली हैं। एक ट्रक में नंबर आगे पीछे भी नहीं है और दोनों में रॉयल्टी नहीं है। दोनों ट्रकों को पकड़ करके
थाने कोतवाली सुपुर्द कर दिया गया है और खनन अधिकारी को बता दिया गया है दिन में आकर के जो भी विधिक कार्रवाई होगी तो कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कार्रवाई लगातार चल रही है और हमारे नए कप्तान साहब आए हैं। कार्रवाई तेजी से चल रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि अवैध परिवहन को, अवैध खनन को अधिक से अधिक रोका जाए, न होने पाए, ये हमारा प्रयास है। कानपुर के बर्रा 6 निवासी एक विवाहित महिला ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नीरज सोनी ने एवाई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार और उनके भाई सुनील कुमार पर पति को नौकरी से हटाने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 1 अप्रैल की रात करीब 11:30 बजे नोवेल्टी होटल के रेस्टोरेंट में नशे की हालत में सुनील कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और विरोध करने पर गाली गलौज कर दी। अगले दिन 2 अप्रैल को आरोपी ने उनके पति के कार्यालय पहुंचकर लाइसेंस से रिवॉल्वर तानते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने खुद को SN पान मसाला और कुरेले ग्रुप से जुड़ा बताते हुए राजनीतिक पहुंच का डर दिखाया। वहीं पीड़िता के अधिवक्ता आलोक मिश्रा को भी कंपनी के अकाउंटेंट ऋषभ कुमार झा द्वारा फोन कर केस न लड़ने की धमकी दी। पीड़िता ने अनिल कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार और ऋषभ कुमार झा के खिलाफ थाना अनवरगंज में FIR दर्ज कर कार्रवाई तथा परिवार और अधिवक्ता की सुरक्षा की मांग की है। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र सोनी है और मैं कानपुर में रहता हूं, बर्रा में। मैं पिछले 9 साल से अनिल कुमार, जो कि SNK पान मसाला में पार्टनर और उसके ठेकेदार हैं, मैं उनके यहाँ 9 साल से काम करता हूं। उनका होटल बिजनेस है, उनके 4-5 होटल मैं संभालता हूं। सर, मैं हमारी एक फंक्शन था होटल नोवेल्टी में, जिसको हम और हमारे सभी लोग मना रहे थे। इनका छोटा भाई आया रात को 11:30 बजे दारू पी के और हमारे जितनी भी लेडीज़ थी उनकी तरफ बुरी तरह घूरने लगा और बाद में गंदी गंदी गालियां देके गया और मेरी पत्नी को ये लोग टारगेट करते हैं। आई हूँ अपनी एप्लीकेशन लेके और मेरे पति जहाँ काम करते हैं होटल नोवेल्टी SNK ग्रुप और में जो पार्टनर हैं अनिल कुमार, उनका जो छोटा भाई है उसने मेरे साथ वहाँ होटल नोवेल्टी में हमने बच्चे की जो पार्टी रखी थी उसमें आकर उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। झांसी में 5 दिन से लापता एक किशोरी का शव संदिग्ध हालात में कुएं से बरामद हुआ है। शव की हालत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई है। आखिर ये हादसा हुआ कैसे या फिर सुनियोजित साजिश थी? फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस की जांच में जुटी हुई है। दरअसल झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम निमोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 5 दिन से लापता एक किशोरी का शव गांव में एक कुएं से मिला। मृतका की पहचान हर्षिता आर्य के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया, लेकिन शव की हालत ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी का मुंह बंधा हुआ था और शरीर के कुछ कपड़े भी गायब बताए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंचे उल्दन थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे यहाँ 2 तारीख को एक लड़की की मिसिंग गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जो हर्षिता आर्य के नाम से थी। अभी एक कुएं में बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त हुई है, उसी हर्षिता आर्य के रूप में हुई। पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, लगातार पुलिस आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी, लेकिन वो कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था। बॉडी का मुंह बंधा हुआ है और नीचे से भी कपड़े नहीं है, तो ये लग रहा है कि हत्या की आशंका है, किसी ने मर्डर करके और कुएं में फेंका है। बरेली जनपद के थाना सुभाष नगर, कैंट और इज्जत नगर क्षेत्रों में लगातार हो रही छिनैती की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार 12 और 13 मार्च को इज्जत नगर, कैंट और सुभाष नगर क्षेत्रों में बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं से पर्स, मोबाइल फोन और हैंडबैग छीनने की घटनाएं की थी। इन मामलों में अलग अलग मुकदमे दर्ज कर पुलिस टीमें जांच में जुटी हुई हैं। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सुभाष नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक बदमाश बाइक से करगैना चौकी क्षेत्र में वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने फतेहपुर रोड
इटोवा मोड़ पर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैरों में गोली लग गई। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम संजय उर्फ संजू उर्फ रघु बताया है। पूछताछ में उसने अपने साथी अमित के साथ मिलकर छिनैती की घटनाएं करना स्वीकार किया है। पुलिस उसके फरार साथी की तलाश में भी जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।